बेटा हमारा पॉलिटिकल का 5th चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर हम जो कांग्रेस प्रणाली का चैप्टर है वो चल रहा है। तो देखिए बेटा, अब तक हम लोगों ने क्या क्या इसमें डिस्कस किया है। हम इसका हाफ पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। हमने अब तक पढ़ा है कि 1964 में क्या हुआ था, नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। तो नेहरू जी के बाद किसको, लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया गया था देश का। उसके बाद जो 1960 का जो दशक था उसे खतरनाक दशक का नाम दिया गया था। क्योंकि उसके अंदर गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक क्षेत्रीय विभाजन, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। और उस समय जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे वो कौन थे, के कामराज थे, जो मद्रास से थे। और जो शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री, 1964 से 66 तक प्रधानमंत्री के पद पे रहे। और उसके बाद उनकी ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। और उस समय जो भारत चीन का युद्ध हुआ था उससे क्या क्या नुकसान हुआ था, आर्थिक संकट, सूखा, मानसून की सफलता, पाक से युद्ध, ये सारी चीज़ें उसमें हुई थी। इसके अलावा जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये मैंने आपको बताया था। और 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में क्या हुआ था, अचानक ही शास्त्री जी की मौत हो गई थी। जो ताशकंद है वो उज्बेकिस्तान में सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा ताशकंद का समझौता था, जिसमें इसके भारत की तरफ से कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था, अयूब खान थे। उसके बाद शास्त्री जी के बाद कौन बने थे देश के जो प्रधानमंत्री, वो इंदिरा गांधी बनी थी। शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री के लिए मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, इन दोनों के बीच क्या हुआ था, मुकाबला हुआ था। जो मोरारजी देसाई थे वो मुंबई के सीएम रह चुके थे। इंदिरा जी को सबने यह सोचकर समर्थन दिया क्योंकि वह कम अनुभवी थी और कामकाज में वह सभी के ऊपर, सबने सोचा कि वह हमारे ऊपर आश्रित रहेगी। और प्रधानमंत्री के पद पर रहने के 1 साल के बाद ही 1967 में लोकसभा के चुनाव होने थे। अब जिस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी उस समय देश में क्या क्या समस्याएं आ रही थी, गंभीर आर्थिक संकट था, मानसून की असफलता थी, सूखा था, खाद्यान्न संकट था, औद्योगिक उत्पादन कम हो रहा था, सैन्य पदों में पैसा अधिक लग रहा था। तो ये सारी समस्याएं इंदिरा गांधी के समय जब वो प्रधानमंत्री थी, और तो उस समय तो इस कंडीशन में उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी ने अमेरिका से सहायता मांगी। तो अमेरिका ने क्या किया कि अवमूल्यन, मतलब रुपये का अवमूल्यन किया, यानी कि जो एक डॉलर था उसकी जो कीमत थी वो भारत में 5 रुपये के बराबर थी, लेकिन अब वो 5 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 7 रुपये कर दी गई थी। इसके बाद गैर कांग्रेसवादी आया था। तो जो राम मनोहर लोहिया थे उन्होंने क्या है इसको गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया था। तो ये यहाँ तक। इसके बाद 1967 का चुनाव आया था। तो जो चुनाव हुए थे, जो चुनाव का परिणाम आया था, तो जो 1967 का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर क्या बताया गया था, उस चुनाव के अंदर बताया गया था कि पहली बार कांग्रेस को कितने वोट मिले थे। तो जो 1967 का जो चुनाव हुआ था उसके क्या क्या परिणाम आए थे बेटा, उसमें क्या बताया था कि जो पहली बार ऐसा हुआ था कि जो कांग्रेस को क्या हुआ था, इतने बहुत ज़्यादा कम वोट मिले थे। जो कांग्रेस थी वो 7+2 राज्यों में उसकी सरकार नहीं बनी थी। ये मैंने आपको बताया अभी तक 7+2 क्यों कहा गया है। 7+2 बेटा क्यों कहा था, तो 7 तो राज्यों के अंदर उन्हें एक भी मत नहीं मिला था, एक भी वोट नहीं मिली थी। और 2 राज्य ऐसे थे जिसके अंदर दल बदल के कारण उनको वहाँ पर वोटिंग नहीं मिल पाई थी। इसके अलावा जो केंद्र में कांग्रेस की जो सरकार बनी थी उससे भी बहुत ही कम वोट मिले थे, इसलिए उस समय को क्या कहा था, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई थी। और इसके अलावा उस समय कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो भी चुनाव हार गए थे, जिसमें के कामराज, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, इन सभी के नाम आते हैं। कौन कौन से राज्य थे जिसमें सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस की, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला। और तमिलनाडु में पहली बार एक क्षेत्रीय पार्टी को बहुमत मिला था जिसे डीएमके, और वहां पर क्या डीएमके की सरकार बनी थी। और इस पार्टी ने क्या किया था, हिंदी जो राजभाषा थी उसको स्वीकार करने से मना कर दिया, मतलब उसका विरोध किया था। तो यहाँ तक बेटा हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज गठबंधन। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गठबंधन। तो गठबंधन को अलायंस बोला जाता है। तो देखिए गठबंधन, जब 1967 के चुनाव हुए थे तो उसके बाद क्या हुआ, गठबंधन की घटना सामने आई थी। तो देखिए गठबंधन बेटा क्या होता है, गठबंधन क्या होता है कि जब बहुत सारी अनेक गैर कांग्रेस सरकार जब मिलकर संयुक्त विधायक, मतलब अपना सारी सरकारें मिलकर अपना
संयुक्त दल बना लेती हैं तो उसे क्या गठबंधन की सरकार कहा जाता है। देखिए इसके अंदर जब अनेक गैर सरकारी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों का समर्थन दिया तो इस कारण इन सरकारों को संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया था। यानी कि जब पार्टियों को बहुमत नहीं मिला था और बहुत सारी गैर कांग्रेस सरकार थी तो वो क्या है आपस में, जैसे एक साइड तो क्या कांग्रेस सरकार है और एक साइड छोटी छोटी बहुत सारी गैर कांग्रेस सरकार है, तो जो छोटी छोटी गैर कांग्रेस सरकार थी वो सारी क्या हो गई, जो छोटे छोटे थे गुट वो सारे मिलकर पूरा उन्होंने एक अपना पूरा ग्रुप बना लिया और जिसे गठबंधन या संयुक्त विधायक दल कहा गया था। और जो गठबंधन थे उसमें अलग अलग विचारधाराओं की अलग अलग पार्टियां शामिल हुई थी। अब कौन कौन सी इसमें एग्जाम्पल भी है, देखिए बेटा इसमें जैसे बिहार में बनी जो संयुक्त विधायक दल की सरकार थी वो क्या थी, एसएसपी और पीएसपी इसमें शामिल हो गई थी। इसके अलावा पंजाब में जो थी इसको क्या कहा गया था, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट का नाम दिया गया था और उस समय उसके अंदर दोनों साम्यवादी दल सीपीआई और सीपीआईएम, एसएसपी रिपब्लिकन पार्टी और भारतीय जनसंघ, ये सारी क्या है छोटी छोटी पार्टियां थी जो मिलकर क्या है जिन्होंने अपनी पूरी एक गठबंधन कर लिया था और मिलकर पूरी एक बड़ी सरकार बना ली थी, पूरा एक बड़ा ग्रुप बना लिया था। ठीक है बेटा, यहाँ तक ये क्या था, गठबंधन की सरकार इसे कहा गया था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा दल बदल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दल बदल। देखो इसके नाम से भी पता लग रहा है, दल बदल जैसे बोला जाता है ना, मतलब अपने ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप में चले जाना, तो वही चीज थी। जब 1967 के जो चुनाव आए थे तो उसके अंदर एक नई चीज और निकल कर आई थी जिसे दल बदल कहा गया है। तो दल बदल क्या होता है बेटा, दल बदल होता है जब कोई एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसे दल बदल कहा जाता है। दल बदल की नीति कहा गया था। तो जो दल बदल की नीति थी वो भी कब आई थी, 1967 के चुनाव के बाद ही यह प्रणाली आई थी, इसे दल बदल की प्रणाली कहा गया था। तो इसके अंदर तीन मतलब कांग्रेस को छोड़ने वाले तीन विधायक थे जो कहाँ के थे, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इन्होंने क्या है दल बदल की पार्टी बनाई थी। अब इसके साथ ही देखिए बेटा एक नई कहावत, नया जुमला जुड़ गया था, आया राम गया राम। इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो देखो इसको ध्यान से सुनो। आया राम गया राम का क्या मतलब है, आया राम गया राम में क्या बताया गया बेटा, इसके अंदर देखिए क्या हुआ था कि ये एक इसके पीछे बहुत गहरी घटना जुड़ी हुई है। तो एक हरियाणा का एक विधायक था जिसका नाम क्या था, गयालाल। ध्यान से सुनना, हरियाणा का एक विधायक था उसका नाम क्या था, गयालाल था। तो एक बार उसने क्या किया, एक ही दिन के अंदर उसने 3 बार अपनी पार्टियों को बदला। तो देखिए क्या क्या कैसे कैसे, सबसे पहले वो कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी से कहाँ चले गए, वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। ठीक है, अब यूनाइटेड फ्रंट में, जो यूनाइटेड फ्रंट मैंने आपको अभी बताया था, यूनाइटेड फ्रंट कहाँ की थी, जो यूनाइटेड फ्रंट जो थी ये पंजाब की थी। तो मतलब कांग्रेस को छोड़कर कहाँ चले गए, यूनाइटेड फ्रंट। फिर कांग्रेस में लौट आए, एक बार कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर दोबारा कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस में लौटे और कांग्रेस में लौटने के 9 घंटे के अंदर ही दोबारा यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। मतलब एक ही बार के अंदर उन्होंने 3 बार अपने दल बदल किए। तो उनका नाम क्या था, गयालाल था। तो इसके पीछे क्या है, कहावत बना ली गई, आया राम गया राम, मतलब पहले राम आया फिर चला गया, तो ये इसे आया राम गया राम। और इसके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा मतलब कार्टून भी, चुटकुले भी, उसके ऊपर बहुत सारे मतलब इस जुमले बनाए गए थे। तो उसके बाद से ये कहावत में आ गया, आया राम गया राम। तो ये था आया राम गया राम से रिलेटेड एक छोटी सी घटना। आगे बेटा कांग्रेस में विभाजन। अब देखिए बेटा कांग्रेस में विभाजन किस प्रकार से हुआ था। कांग्रेस में विभाजन देखिए, इसमें क्या बताया गया बेटा, कांग्रेस में विभाजन के अंदर देखिए कि जब जो कांग्रेस मतलब विभाजन, मतलब कांग्रेस पार्टी क्या थी, अब टूट गई थी। जब 1967 जो चुनाव हुए थे उसमें जो कांग्रेस की जो सत्ता थी उसमें मतलब उतना बहुमत उसे हासिल नहीं हुआ था जितना उसे पहले हुआ था। और जो मतलब बहुत सारे राज्यों में तो क्या हुआ था, उनके मतलब टोटल 9 राज्य ऐसे थे जिसके अंदर से क्या उनकी जो सत्ता थी बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब क्या हुआ कि यहाँ पर आकर क्या हुआ, कांग्रेस को चुनावों में इजीली हराया जा सकता था। तो अब कांग्रेस को आसानी से क्या है, तोड़ा जा सकता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी थी जो क्या है वो 2 गुटों में बट गई थी। एक तरफ कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और दूसरी तरफ सिंडिकेट। देखिए ये आ गया है इंदिरा बनाम सिंडिकेट। अब एक तरफ तो इंदिरा गांधी थी, दूसरी तरफ सिंडिकेट। अब इसको ध्यान से सुनना बेटा, सिंडिकेट क्या है। तो देखिए सिंडिकेट क्या होता है, सिंडिकेट क्या होता है बेटा कि कांग्रेस के अंदर जो प्रभावशाली नेता थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था।
तो इन प्रभावशाली नेताओं में किस किस का नाम आता है? के कामराज का, एस के पाटिल और एन संजीव रेड्डी, अतुल्य घोष, इन सभी का नाम आता है। ये बहुत ही शक्तिशाली थे, बहुत पावरफुल थे और बहुत पुराने थे ये। तो इन्होंने क्या किया, अंदर ही अंदर अपना एक पूरा अलग से जो प्रभावशाली ने, उन्होंने अपना पूरा एक ग्रुप बना लिया और इसको अनौपचारिक नाम दिया गया, जिसे सिंडिकेट, अनौपचारिक होता है जिसका कोई कागजों में कोई लिखा पढ़त नहीं होती है, तो इसे अनौपचारिक नाम दिया गया सिंडिकेट। तो एक तरफ कौन थी? इंदिरा गांधी थी और एक तरफ सिंडिकेट था। अब जो ये सिंडिकेट था, अब इंदिरा गांधी के सामने क्या था, एक बहुत गहरी बड़ी चुनौती आ गई थी। तो वो चुनौती क्या थी? उन्हें अभी सिंडिकेट से निपटना था। मतलब ये इतने बड़े बड़े नेता थे, दिग्गज जो नेता उनके सामने खड़े थे, उनसे निपटना इंदिरा गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। तो अब इंदिरा गांधी के सामने ये चुनौती आकर खड़ी हो गई थी। देखिए, कांग्रेस सिंडिकेट, तो इसमें वही है जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर जो बड़े बड़े नेता थे वो क्या है, इन्होंने अपने अलग ग्रुप बना लिया था और बहुत ही क्या थे, पावरफुल थे और इसके अंदर सारे बड़े बड़े नेता थे। तो ये किसके सामने खड़े हो गए थे? इंदिरा गांधी के सामने खड़े हो गए थे। बहुत ही ताकतवर थे और ये बहुत ही ताकतवर प्रभावशाली नेताओं का एक ग्रुप था। तो अब हालांकि जो इंदिरा गांधी थी, उनके सामने केवल यही एक चुनौती नहीं थी, बल्कि इसके उनके सामने जो ये सिंडिकेट था, वो इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान था। ये मैंने आपको अभी बताया भी था कि क्या किस लिए इन्होंने योगदान दिया था, क्योंकि ये क्या सोचते थे कि ये क्या है, लेडी है और ये अकेली कोई भी कार्य नहीं कर सकती, तो इसे हर कार्य के लिए, इसका अनुभव भी नहीं है और हर कार्य के लिए क्या है, इसे हमारी शरण लेनी पड़ेगी, तो इससे क्या ये हमारे दबाव में रहकर कार्य करेगी। इन्होंने सिंडिकेट के जो ग्रुप के बड़े बड़े मेंबर थे, उन्होंने यही सोचकर इंदिरा गांधी को जितवाया था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। अब इसका उल्टा क्या हुआ, जो इंदिरा गांधी थी उसने क्या किया, वो इनको पछाड़ कर, मतलब इनको हरा कर क्या, उसने अपना खुद का मुकाम बनाना शुरू कर दिया था और उसने अपने जो विश्वास पात्र लोग थे वो क्या है, मतलब अपने बहुत सारे लोगों को अपने विश्वास के अंदर ले लिया इंदिरा गांधी ने, और वो धीरे धीरे करके क्या है, सिंडिकेट के जो लोग थे, पावरफुल जो शक्तिशाली जो ग्रुप था पूरा, इसको क्या है धीरे धीरे करके वो ख़त्म करना चाह रही थी। देखिए, ये मैं इसमें बताया, इसके सामने दो चुनौतियां थी। सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी और उन्हें क्या है, अपनी साहस दिखाने की जरूरत थी। मतलब जो इंदिरा गांधी थी वो क्या है, अपनी साहस, अपनी ताकत वहाँ पर दिखाना चाह रही थी। तो अब इन सारी चीज़ों के सामने क्या है, इंदिरा गांधी के सामने दो बड़ी चुनौतियां आ गई थी। क्या क्या थी? एक तो सिंडिकेट से निपटना और दूसरा जो 1967 के जो चुनाव हुए थे उसमें जो राज्य है, जिन राज्यों से 9 राज्यों से जब हार गई थी कांग्रेस, तो उन राज्यों को दोबारा से प्राप्त करना। तो ये दोनों इसकी इंदिरा गांधी के सामने ये दोनों क्या है, चुनौतियां खड़ी थी। अब इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने सरकारी काम को वामपंथी रंग देने का प्रयास किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने 10 सूत्र अपनाए, 10 बातों को अपनाया। क्या क्या था? बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण करना, बीमा का राष्ट्रीयकरण करना, शहरी संपदा करना, आय का परिसीमन करना, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार, गरीबों की मदद करना, और ऐसे बहुत सारी चीजें थी जिसके अंदर क्या है, मतलब इंदिरा गांधी को क्या करना था, गरीबों की मदद करके क्या है, वो अपने देश के अंदर से जो गरीबी थी उसे ख़त्म करना चाह रही थी, ताकि देश के अंदर जो ज़्यादा नहीं, जो गरीब है, जिन्हें खाने के लिए अनाज भी नहीं था जिनके पास, वो इतना हो सके कि वो 2 वक्त की रोटी खा सके। तो इसके लिए उन्होंने क्या है, गरीबों की और उन्हें रहने के लिए आवास प्रदान करना, तो ये बहुत सारे काम इंदिरा गांधी ने गरीब लोगों के लिए करवाए थे। अब आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा राष्ट्रपति पद का चुनाव। 1969 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। अब इसमें भी देखिए क्या हुआ, 1969 में जब उस समय जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जाकिर हुसैन थे। उनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति का जो पद था वो खाली हो गया। अब राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़े जाने थे। तो जो इंदिरा गांधी थी, एक तो क्या है, संजीव रेड्डी थे जो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए खड़े थे, और एन संजीव रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चल रही थी। ठीक है, एक साइड देखिए कौन थे, एन संजीव रेड्डी थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने भी हार नहीं मानी और उन्होंने क्या दिया, उन्होंने अब जो उपराष्ट्रपति थे उस समय, जो उपराष्ट्रपति थे कौन थे, वो वीवी गिरी। अब उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया कि आप राष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो जाओ। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी से ही 2 उम्मीदवार खड़े थे। कौन कौन थे? एक तो वीवी गिरी थे और एक कौन थे, एक एन संजीव रेड्डी थे। तो ये दोनों क्या है, आमने सामने खड़े हो गए थे, किसके लिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए। तो क्या हुआ, इसका अंदर क्या है, जो इंदिरा गांधी की साइड से जो खड़े थे, यानी वो
जो कौन थे, वो जो वीवी गिरी थे वो जीत गए थे। वीवी गिरी को क्या उस समय फिर कौन किसको बनाया गया, वीवी गिरी को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। ओके, तो आगे देखिए, जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनकी हार से जो पार्टी मतलब क्या है, जो धीरे धीरे करके क्या है पार्टी अपनी उसको पर आने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे करके क्या है, जो इंदिरा गांधी थी वो अपनी वहाँ पर पैठ जमाने की कोशिश कर रही थी। जो कमियां उसके सामने रह गई थी, उन कमियों को दूर करके वो अपने आप को क्या है स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी। तो उसी बीच क्या है, प्रीवी पर्स की समाप्ति का भी क्या है एक बात सामने आई थी। प्रीवी पर्स देखिए क्या है, प्रीवी पर्स क्या है बेटा, पुराने समय के अंदर जब रियासतों का विलय होता था, यानी कि जब उनका खंडन होता था, तोड़ा जाता था उन्हें, तो उस समय राजा महाराजा को दी गई इस विशेष सुविधा की कुछ खास आलोचना नहीं हुई थी। और उस वक्त देश की एकता, अखंडता और लक्ष्य का मुख्य है। तो ये क्या बताया गया था कि वो सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते दिए जाते थे। तो जो सरकार की तरफ से विशेष भत्ते दिए जाते थे वो क्या कहा गया था कि जो जब किसी रियासत का विलय होता है, उसका खंडन होता है, उसे तोड़ा जाता है, तो जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है वो क्या है राजा महाराजाओं को ही दी जाए। तो इसे प्रीवी पर्स का नाम दिया गया था। तो जो इंदिरा गांधी का जब शासन चल रहा था तो उस समय क्या कहा गया था, प्रीवी पर्स की समाप्ति कर दी जाए, इसे खत्म कर दिया जाए, ताकि जो पुरानी जो ये प्रथा चली आ रही है खत्म हो सके और नई ये प्रथा आगे तक न चल सके। अब आगे देखिए बेटा, अब इसके बाद क्या हुआ कि 1971 का जो चुनाव था और कांग्रेस का पुनर्स्थापन, यानी कांग्रेस क्या है फिर से अब स्थापित हो रही थी। पहले तो क्या हुआ, कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी सरकार अल्पमत में आ गई, मतलब उसको बहुत कम मत मिले थे। 1967 का जो चुनाव हुआ था उसके अंदर क्या है, मतलब कांग्रेस को बहुत 9 राज्यों के अंदर कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो गई थी। लेकिन क्या है, इंदिरा गांधी ने भी अपनी ठान ली थी कि अब मुझे फिर से जो राज्य खत्म हो गए थे उन्हें फिर से हमें अपने पास लेकर आना है। और 1971 के अंदर जो चुनाव हुए उसके अंदर क्या कांग्रेस का फिर से पुनर्स्थापना हुई थी, कांग्रेस फिर से सत्ता में आ गई थी। जो राज्य मतलब इसके लिए इंदिरा गांधी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा गरीबी हटाओ का नारा दिया, मतलब बहुत कुछ इंदिरा गांधी ने क्या बहुत सब काफ़ी कुछ चेंज किया। और इसके अलावा जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने घूम घूम कर कहा कि विपक्षी गठबंधन के पास एक ही कार्यक्रम है, इंदिरा हटाओ, लेकिन वो क्या है इंदिरा गांधी वहां से हटी नहीं, बिल्कुल भी वो घबराई नहीं। और उन्होंने क्या गरीबी हटाओ का नारा दिया इंदिरा गांधी ने, और इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। आदिवासी जो किसान थे, दलित थे, आदिवासी थे, महिलाओं को, बेरोजगारों को, जो नौजवान थे उनको क्या है रोजगार देकर इंदिरा गांधी ने क्या है गरीबी हटाओ, यानी कि देश के अंदर से गरीबी खत्म करने के लिए बहुत अधिक भरसक प्रयास किए। और इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम यही हुआ जो इंदिरा गांधी चाह रही थी कि क्या हुआ था कि अब जो राज्य उसके हाथ से निकल गए थे वो फिर से उसके पास आ गए थे। इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। इंदिरा गांधी की पार्टी को जितने वोट मिले थे उसके 1/4 वोट उसकी झोली में आए। मतलब ये जो इसकी विपक्ष की पार्टी उसके बारे में बता रखा है कि जो अब क्या हुआ था, परिणाम जो निकला वो क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी को मतलब पहले से बहुत अधिक वोट मिले थे। अकेली इंदिरा गांधी की कांग्रेस ने 352 सीट और 44% वोट हासिल कर लिए थे। यानी कि जो इंदिरा गांधी की जो कमियां पहले वाले चुनाव में रह गई थी वो इस चुनाव के अंदर उसने अपनी सारी भरपाई कर ली थी, सारी कमियां पूरी कर ली थी। तो जो 1971 के जो चुनाव हुए थे उसके अंदर क्या है, सबसे जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो लड़ाई के बाद क्या है जो बांग्लादेश में बदल चुका था, तो इससे क्या इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ गई थी। और 1972 के जो राज्य विधानसभा के चुनाव थे उससे उनको क्या है बहुत अधिक सफलता मिली थी। उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी नीतियां चलाई थी, बहुत सारे कानून चलाए थे। और इसके बाद क्या है, जो कांग्रेस से वो लोकसभा चुनाव में जीत गई थी और राज्य स्तर के चुनाव में भी उनको 2 बार सफलता लगातार मिली थी। तो इस प्रकार से जो इंदिरा गांधी थी उनके लगातार प्रयास के बाद, भरसक मेहनत के बाद उन्होंने क्या है जो सोच रखा था वो कर दिखाया। और जो हमारा चैप्टर है वो भी है ये बेटा कि कांग्रेस प्रणाली का पुनर्स्थापन, यानी कि किस प्रकार से किन किन चुनौतियों का सामना करते हुए जो कांग्रेस प्रणाली थी उसका फिर से क्या हुआ पुनर्स्थापन, यानी कि फिर से उसकी स्थापना हो गई थी। एक बार वो टूट गई थी लेकिन
गांधी जी, जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने क्या है बहुत अधिक मेहनत करी, बहुत अधिक प्रयास करके उन्होंने क्या अपनी पार्टी को, अपनी प्रणाली को, कांग्रेस प्रणाली की फिर से पुनर्स्थापना कर ली थी। गरीब वर्गों के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, गरीब महिलाओं के लिए, दलित महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए, जो पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर निर्भर थे। और जो अब नई कांग्रेस आई थी वो कैसी थी, जो नई सामने आ रही थी वो बिल्कुल नई कांग्रेस थी। कांग्रेस की जो प्रणाली थी वो बिल्कुल बदल गई थी, वो सबके सामने उसकी प्रकृति बदल कर आ रही थी। अब जो नई कांग्रेस आई थी उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए थे और देश क्या है धीरे धीरे मजबूती की तरफ होता जा रहा था। और इंदिरा गांधी ने इसके अंदर बहुत अधिक मेहनत करके अपनी जो मुकाम था उसको फिर से हासिल कर लिया था और फिर से किसकी, कांग्रेस की पुनर्स्थापना हो गई थी। तो इस प्रकार बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि किस प्रकार से कितनी सारी चुनौतियों का सामना करके जो कांग्रेस की सरकार थी वो फिर से क्या हुआ, पुनर्स्थापना हुई थी, फिर से वो सत्ता में आ गई थी, फिर से उसको फिर से पहले जैसी ही शक्ति, पहले जैसी ही पावर मिल गई थी। ओके बेटा, ये आपका चैप्टर था आज का, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अपनी तरफ से मैंने कोशिश की आपको हर पॉइंट को अच्छे से समझाने की, ताकि आपके किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। फिर भी बेटा अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे, ताकि मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं। ओके, थैंक यू।